चलिए आइए दोस्तों, जिनको जिनको बिहार पुलिस बनना है वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बिहार पुलिस का जो अभी खास सीरीज चला रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक होने वाला है। 19,838 पोस्ट के लिए। कितना? 19,838 पोस्ट में जो भी हमारे भाई बहन भागीदारी लिए हैं वो 16, 20, 23 और 27, 30 तारीख और 3 अगस्त तक जब एग्जाम चलने वाला है बिहार पुलिस का, उसमें 100% ओरिजिनली के साथ बता रहा हूँ, SCRT और NCRT का पूरी संग्रह लेके आए हैं। जो अभी क्लास 9th का पॉलिटी चल रहा है, इसके बाद 10th का चलाएंगे। जैसे जैसे खत्म होगा टॉपिक उस हिसाब से फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री भी लाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, कुछ लोग को शक होता है कि कौन से टॉपिक पढ़ाते हैं सर, तो देखिए ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो बिहार पुलिस का सिलेबस दिया गया है। क्या दिया गया है? बिहार पुलिस का सिलेबस दिया गया है, राजनीतिक विज्ञान का यानी पॉलिटी का है, क्लास 9th का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 का जो बुक चल रहा है उसमें समकालीन विश्व पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसका भी चर्चा कर चुके हैं, मतलब पूरी टॉपिक कवर करा चुके हैं। आप लोग थ्योरी पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर लगा कर जाइए, निश्चित रूप से सफलता होने वाला। चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ चुके हैं हम लोग, संविधान निर्माण के बारे में जान चुके हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका है इकाई 4 का भी, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति का क्या भूमिका होता है। ये सारे जो भी थ्योरी पेपर नहीं पढ़े हैं उन्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, केवल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख के चले जाएं। अगर नहीं परीक्षा में मैच आए तो फिर आकर कहिएगा, ठीक है। तो आज जो होने वाला है, आज चैप्टर नंबर 5 होने वाला है, संसदीय लोकतंत्र के संस्थाएं, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोग के लिए जैसा कि डेली एक टॉपिक लाते हैं, वो टॉपिक आज आप लोग के लिए खास होने वाला है। वो कौन सा टॉपिक है देख लीजिए। शासन के अंग क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई? शासन के अंग होने वाला है। आइए देखते हैं शासन के अंग को। पॉलिटी पढ़ रहे हैं और शासन के अंग नहीं जानेंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो शासन के अंग में 3 अंग होते हैं इसके, ठीक है। एक विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, दूसरा और तीसरा न्यायपालिका होता है। इंग्लिश में कहें तो लेजिस्लेचर होता है विधायिका का, एक्सिक्यूटिव होता है कार्यपालिका का, और जुडिशरी होता है न्यायपालिका का। लेकिन इसके अंतर्गत ये भी 3 भागों में बटे होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना भाग होता है। जैसे विधायिका का 2 भाग है, पहला केंद्र है और राज्य है। केंद्र और राज्य दोनों में विधायिका का कार्य होंगे, ठीक है। कार्यपालिका की बात करें तो ये भी दो दो प्रकार से होंगे, केंद्र में अलग होंगे और राज्य में अलग होंगे, ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका से नीचे सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। न्यायपालिका के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय आता है, ठीक है। उसके नीचे हाई कोर्ट आता है और उसके नीचे जिला न्यायालय आता है। जैसा कि आप लोग को जो भी कोर्ट कचहरी होता है, थाने में आप कंप्लेन दायर करते हैं तो वो कहाँ जाता है? पहले जिला न्यायालय में जाता है। अगर वहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो हाई कोर्ट पहुँचता है। अगर हाई कोर्ट भी नहीं होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट की मांग करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय यही देने वाले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में SC कह सकते हैं, हाई कोर्ट को HC कह सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को DC कह सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट नेम हो गया। बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। और केंद्र राज्य के अंतर्गत में जो भी, जैसे कि केंद्र में बांटे, विधायिका को बांटे, ठीक है। उसके अंतर्गत सांसद होते हैं, ठीक है। सांसद को विधानमंडल, लोकसभा को विधानसभा, राज्यसभा को विधान परिषद। कैसे? तो जो केंद्र में होंगे वो सांसद कहलाएंगी, लोकसभा कहलाएंगे, राज्यसभा कहलाएंगे। और वही राज्य में अगर होंगे तो सांसद को विधानमंडल कहा जाता है। जैसे लोकसभा केंद्र में होता है वैसे राज्यसभा में विधानसभा होता है, ठीक है। राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है वैसे राज्य में विधान परिषद होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। बार बार आप लोग कमेंट के माध्यम से कभी कभी सूचित करते हैं कि सर विधायिका, विधानमंडल और ये सारी चीज़ें में फ़र्क नहीं समझ में आता है। तो आज केवल और केवल देख लीजिए, विधायिका का 2 अंग होते हैं, एक राज्य एक केंद्र, ठीक है। तो केंद्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संसद, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे संसद केंद्र में कहा जाता है वैसे ही विधानमंडल भी अपना अपना स्टेट में कहा जाता है, ठीक है। हर राज्य का अपना अपना स्टेट में। जैसे बिहार से अगर है तो विधानमंडल कहा जाएगा उसको, लोकसभा को विधानसभा कहा जाएगा बिहार में, राज्यसभा को विधान परिषद कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और वैसे ही एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका को भी 2 अंग होते हैं, केंद्र और राज्य में, ठीक है। जैसे कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं वैसे बिहार में राज्यपाल होंगे। जैसे उपराष्ट्रपति हैं वैसे बिहार में मुख्यमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति के पद के बराबर बिहार में मुख्यमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री के
के बराबर मंत्रिपरिषद होंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे सेम पोस्ट राष्ट्रपति के बराबर में क्या रखा जाएगा, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति के बराबर में मुख्यमंत्री को रखा जाएगा अपने अपने स्टेट में, और प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के रूप में रखा जाएगा। बाकी न्यायालय की प्रक्रिया समझ गए। जुडिशरी में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, और उससे नीचे जिला न्यायालय होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है। अब सवाल मन में यह भी होगा कि सर विधायिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो विधायिका उसे कहते हैं जो कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसे विधायिका कहते हैं। संसद में जो भी बिल कानून पारित होते हैं वो विधायिका करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है बने कानून के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। अब जैसे संविधान बना हुआ उसके उसके ऊपर सारे प्रशासन, प्रशासनिक सेवा, डीएम, एसपी सब काम करते हैं, तो वो कार्यपालिका का काम होता है। ठीक है, न्यायपालिका का काम क्या है, इसका कार्य विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित विवादों का समाधान करना होता है। मान लिया आप किसी का सर फोड़ दिए, ठीक है, तो ये आप अपने से खुद का न्याय नहीं ले सकते हैं, आपका कार्यपालिका न्याय नहीं करेगा, विधायिका न्याय नहीं करेगा। आपको जब भी न्याय की बात होगी तो वो न्यायपालिका ही करेंगे, चाहे आपका जिला न्यायालय करे, हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक है, तो न्यायपालिका का कार्य समझ गए, विधायिका का समझ गए और कार्यपालिका का समझ गए। तो शासन कितने प्रकार के थे, शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, शासन के यही 3 अंग जो है माध्यम से देश की पूरी शासन व्यवस्था चल रही है अभी। ओके, तो चलिए आज की टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसा कि आज की टॉपिक हम बता दिए, आज होने वाला है संसदीय लोकतंत्र। ये जो देख रहे हैं टॉपिक, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ये क्या चल रहा है सीरीज में, क्लास 9 का पूरा पॉलिटी चल रहा है, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी का ओरिजिनल बुक से टोटल क्वेश्चन प्रश्न बने हैं। जितना भी संग्रह हुआ है लगभग प्रश्न यहाँ से संग्रह किए हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट चल रहा है। तो चलिए, ये देख चुके हैं पहला सेशन, लोकतंत्र का क्रमिक विकास हो चुका है, लोकतंत्र क्या है ये भी हो चुका है, संविधान निर्माण भी हो चुका है। और आगे देखें, संविधान निर्माण के बाद आज होने वाला है 5वां चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर एग्जाम देने से पहले इसको देख करके जाएं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं ताकि उनका भी सफलता में योगदान मिल सके आपके वजह से। अगर पास होते हैं तो आकर आपको नाम ही लेंगे। चलिए आइए, 225 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप अपने निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। संसदीय प्रणाली के चैप्टर के सबसे पहला क्वेश्चन ये है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं का, कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। क्या अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनेंगे, ऐसा करेंगे आप, ये गलत है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, ये भी गलत है। मान लिया जो प्रधानमंत्री बहुमत से प्रधानमंत्री बने हुए हैं उसको आप जाकर के अगर राष्ट्रपति बनेगा तो उसको हटा दीजिएगा, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं आप कि अब अगर आपको राष्ट्रपति बना दिया जाए तो राष्ट्रपति का काम ही होता है कि दोनों सदन की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा, आरएस और एलएस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों संसद जब विधेयक पारित करते हैं तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए छोड़ा जाता है कि आप विचार कीजिए कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि अपने मनपसंद से किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते हैं, या आपके जो करीबी हैं या जो पहले से प्रधानमंत्री बने हुए हैं उसको आप अचानक से जाकर हटा दीजिएगा, ये आपके हाथों में नहीं है, आप अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो। और चौथा नंबर जो ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं, नहीं, अपने पसंद के नेताओं को चयन नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है। आप पुनर्विचार कर सकते हैं कि अगर लोकसभा राज्यसभा के लोग अगर चुन के भेजते हैं आपके सामने कि ये प्रधानमंत्री होना चाहिए तो उस पर आप पुनर्विचार करके काम कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फिर से वो पारित किया जाएगा दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 226 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है। निम्नांकित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है गृह मंत्री, जिला न्यायाधीश मतलब, और पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्रालय का सचिव।
क्वेश्चन को एक बार फिर से गौर से समझिए कि निम्नांकित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा है। तो राजनीतिक की बात किया जा रहा है, तो राजनीति में गृह मंत्री आते हैं, ठीक है। जिला न्यायाधीश नहीं आ सकते हैं, ये न्यायपालिका के अंग है, ठीक है। पुलिस महानिदेशक ये कार्यपालिका का अंग है, ठीक है। गृह मंत्रालय का सचिव जो है, गृह मंत्रालय कहता तो अब हो सकता था राजनीतिक में, ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय का सचिव कहा जा रहा है, तो सचिव एक आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका और राजनीतिक नहीं है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया कि निम्नांकित में से राजनीतिक कार्यपालिका का एक प्रधान हिस्सा कौन हो सकता है। तो गृह मंत्री अभी कौन है, मोन्टू भाई, अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 227 क्वेश्चन की बात करें कि निम्नांकित में से कौन जो राजनीतिक संस्थाओं का कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है। जो कानून बना हुआ है उसको कौन संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, नहीं, इनका काम न्यायालय का है, न्यायपालिका का काम है, ये न्याय ही दे सकते हैं। राष्ट्रपति करेंगे कानून को चेंज, नहीं, इनके पास ये भी पावर नहीं है। प्रधानमंत्री करेंगे, इनके पास भी पावर नहीं है। सांसद के पावर है। अब बताइए, अब किन्हीं का मन में सवाल हो रहा होगा तो सर राष्ट्रपति तो सांसद में ही बैठते हैं, प्रधानमंत्री तो सांसद में ही बैठते हैं। तो हाँ बैठते हैं, लेकिन संसद के मतलब हो गया दोनों सदन, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा भी, ठीक है। तो ये दोनों सदन के सदस्य जब पारित कुछ चीज़ों की करेंगे तब जाके वो काम होगा, ना कि अकेला कोई बंदा कर सकता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। तो कौन होगा इसमें, संसद होगा, दोनों सदन, ओके। क्वेश्चन नंबर 228 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है तो गृह मंत्री होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन को चर्चा किया। 229 की बात करें कि नगरपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। गलत बयान चुनना है, ठीक है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय को मंजूरी की जरूरत होती है, हाँ होती है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय भी उस कानून को नहीं देख पाए जब तक पूरे देश में कोई कानून लागू नहीं होगा। मान लिए सब नेता विपक्षी और पक्ष मिलके कोई ऐसा कानून बना दे जिन लोगों के हित में नहीं है, तो उसके ऊपर कौन बैठे हुए हैं, न्यायपालिका। वो न्यायपालिका कानून को सोच विचार करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद लागू होने देंगे, ठीक है। तो ये कथन सही है और ये कथन गलत चुनने के लिए बोला है। तो अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, जरूर घोषित कर सकती है, ठीक है। नहीं सॉरी, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ये तो कथन सही हो सकता है बट इसमें कथन गलत किया गया है। और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, ये गलत है। कार्यपालिका से स्वतंत्र नहीं होती, सबका अलग अलग काम होता है। अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत में जा सकता है, ठीक है, ये जा सकता है, ओके। बट इसमें ऑप्शन अजीब अजीब दिया है, 2 ऑप्शन गलत 2 ऑप्शन सही दिया है, तो इसमें ए और डी आंसर सही होगा, ओके। 230 की बात करें कि संघीय मंत्रिमंडल मंडल की बैठक का जो सभापतित्व कौन करता है। केंद्रीय जो संघीय का जो राज्यसभा और लोकसभा का जो मंत्री मंडल का बैठक करता है वो कौन है, सभापति करता है, तो वो प्रधानमंत्री कराते हैं, ठीक है। 231 की बात करें कि संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन कौन करता है, संसद करता है, नहीं। उपराष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री करते हैं। संघीय जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य का ये हेड होते हैं प्रधानमंत्री, तो ये सदस्यों का चयन और बैठक यही कराएंगे, है ना। जिसके सीनियर हैं तो उसी के अनुसार करेंगे ना ये काम। सब क्वेश्चन इजी है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग मजे मजे में बना सकते हैं इसको, है ना। 232 की बात करें कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोकसभा में मेंबर बैठते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से जिनको राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड वीडियो देखना है वो हमें यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव चैनल पर जाके आप सर्च मारिएगा संसद बाई हर्ष सर। क्या मारना है सर्च, संसद बाई हर्ष सर, आपको मिल जाएगा। पूरी संसद पढ़ा रखे हैं इसमें, लोकसभा में कितने सीटें होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, नई संसद क्या है, पुरानी संसद क्या है, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है,
सारे चीज़ को विस्तृत डिटेल दे दिए हैं। एक बार आप लोग संसद वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से भी एक भी प्रश्न आपसे ना छूट पाए। ठीक है। 233 की बात करें कि निम्नलिखित में से किसी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करती है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करती है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करती है। चुनाव आयुक्त की करती है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करती है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं करती है। ठीक है। 234 की बात करें कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृति पदों की संख्या क्या है? पटना उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। और SCRT जो हम बताया, देखिए SCRT का जो लोग कह देते हैं, खाली लिख देते हैं पेपर में कि SCRT और NCRT, क्या क्या लिख देते हैं, उसके मतलब अभी समझा दे रहा हूँ मैं। SCERT, ठीक है, और NCERT। अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे आप, वो NCERT से मैच कर रहा था और SCRT में भी। लेकिन खास स्टेट के बारे में कहा, देखो ये स्टेट हमारे बिहार के बारे में, केवल पटना के बारे में पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या, तो ये SCRT का क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ना। तो इससे समझा जा सकता है कि SCRT और NCERT में क्या है। SCRT का मतलब होता है वो अपने स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन उसके स्टेट के बारे में होंगे। और NCERT का मतलब है पूरे नेशनल में, जितना भी भारत में राज्य हैं, सब राज्य में NCERT बुक चलता है। ठीक है, तो इसीलिए NCERT और SCRT लिखा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं रियलिटी और अनरियलिटी क्या होता है। ओके, तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी मिली है? वो 43 मिला है, 43। कितना है स्वीकृति, कितना है? 43। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? क्या है? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मीरा कुमार है। ठीक है, क्या है? मीरा कुमार है, याद रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार है। आगे देखते हैं, 236 नंबर क्वेश्चन की बात करूं मैं। 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि क्या है? 15वीं लोकसभा के गठन की तिथि क्या है? तो 22 मई 2009 है। कितना है? 22 मई 2009। ओके, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? अभी हमने बताया 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इससे पहले मैंने इसीलिए टॉपिक डाल दिया था। ठीक है, कार्यपालिका का हमने बताया एक केंद्र में होता है, एक राज्य में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्यपालिका 2 प्रकार के, केंद्र में और राज्य में। ओके, इनमें कौन सी राजनीतिक संस्था राष्ट्रपति को चुनाव में भाग नहीं लेती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी संस्था भाग नहीं लेगी? ये विधान परिषद नहीं लेंगे। ठीक है, लोकसभा लेते हैं, राज्यसभा लेते हैं, विधानसभा भी लेते हैं, क्योंकि लोकसभा के बराबर विधानसभा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। RS को द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240 की बात करके, पिछड़ी जाति के आरक्षण निम्नलिखित में से प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया सही है? ठीक है, कौन सी प्रतिक्रिया सही है? आइए देखते हैं कौन सी प्रतिक्रिया सही है। कहा जा रहा है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, अतः वह स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के विरुद्ध भी फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अपने निर्णय में संशोधन का आदेश दिया है। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होते हैं। हमने सांसद वाली वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सदन विघटित नहीं होता है? तो राज्यसभा विघटित नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है, विधानसभा हो सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है।
ध्यान रखिएगा। इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। 243 नंबर की बात करें कि सरकारी नीतियों का कार्यालय जो होता है कार्यकाल सरकारी नीतियों का कार्यकाल होता है, आदेश निर्गत करता है कौन? राष्ट्रपति, विभागीय लोक सेवक, संबंध मंत्री, प्रधानमंत्री। तो ये विभागीय लोक सेवक होते हैं। सरकारी नीतियों का कार्यालय आदेश निर्गत करते हैं, तो ये विभाग का हर का अपना अपना विभाग होता है, ठीक है। तो विभाग को सूचित किया जाता है कार्य करने के लिए, ओके। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं कहेंगे किसी डीएम को कि हाँ तुम ये काम करो। उनके विभाग का जो लोक सेवक होंगे, जो मेन अधिकारी होंगे, वो ड्यूटी लगाएंगे। जैसे आप थाना में अगर पोस्टेड हैं, आप जैसे बिहार पुलिस एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बिहार पुलिस बनने जा रहे हैं और आपकी नियुक्ति हो जाती है, तो आपको डायरेक्ट आपको एसपी ऑर्डर नहीं करेंगे आपको ड्यूटी लगाने के लिए, आपके थाना अध्यक्ष लगाएंगे। थाना अध्यक्ष कौन होंगे? आपके जो भी इंस्पेक्टर होंगे या दारोगा होंगे या एसएचओ होंगे, है ना, वो आपको ड्यूटी लगाएंगे, तो आपके उनके अंडर काम करना होगा। हालांकि आपके सीनियर एसपी होंगे, डीजीपी होंगे, वो चलेगा, वो अपर लेवल के अधिकारी हैं। लेकिन अगर ड्यूटी डेली लगाने की बात है, कहीं दंगा में जाने की बात है या कहीं मेले में ड्यूटी लगाने की बात है, तो वो आपको केवल और केवल दरोगा आपके सीनियर अधिकारी आपसे अपर लेवल वाले लगाएंगे, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि सरकारी नीतियों का कार्यालय आदेश निर्गत करती है, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं कहेगा आपको, संबंध का जो भी मंत्री है वो नहीं कहेगा, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, लेकिन विभाग के जो मेन सेवक होंगे, लोक सेवक, वो आपको कहेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। 244 की बात करें कि देश के कानून के निर्माण का अधिकार किसे है? देश के कानून का निर्माण किसे है? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, संसद का है। और संसद दो पार्ट में बटे हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, एलिस और आरएस, ठीक है। ये दोनों मिलके कोई भी संसद पे कानून बनाएंगे, विधेयक पास होगा, तब जाके कोई कानून लागू होगा, ओके। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतर लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक बार ज़रूर करके आप लोग जाओ, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। 245 नंबर की बात करें कि संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जब भी अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, तो ये दोनों का जो बुलावा आएंगे, बैठक करवाएंगे, वो कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति करवाते हैं, ओके। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक है, कौन होता है बताइए आप लोग? ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आइए लिखते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो राज्यसभा का भी क्या होते हैं? सभापति होते हैं, वही सभापति कहलाते हैं, ठीक है। 247 की बात करें कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 243 होते हैं। विधानसभा में कितने होते हैं? 243। और राज्यसभा में कितना होता है? 543, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 248 की बात करें कि राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? राष्ट्रपति को सलाह एवं मंत्रणा कौन देता है? तो संघीय जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो देते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति संकट की उद्घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति संकट की उद्घोषणा जो है आपातकालीन राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। 250 की बात करें कि महान लोकतांत्रिक देश का में जो केंद्रीय स्तर का जनप्रतिनिधि की सभा को जाता है, वो क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। जो हम लोग चुन के संसद भेजते हैं, वो देखिए, बहुत लोग को संसद और सांसद में फर्क नहीं समझ में आता है। चलो सांसद और चर्चा कर ही देता हूँ, ठीक है। संसद की बात करें तो संसद एक भवन है, मकान है, क्या कहेंगे इसको? मकान है। और सांसद की बात करें, दोनों में अंतर, बस स और सा में अंतर है, ठीक है। सांसद की बात करें तो ये एक व्यक्ति होते हैं जो 10 लाख की आबादी पर आप लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में चिराग पासवान, ये आपके सांसद होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठेंगे। संसद एक बिल्डिंग है, भवन है, मकान है, याद रखिएगा। तो संसद और सांसद में कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। सांसद क्या होते हैं? सांसद, आप 10 लाख के कोई भी क्षेत्र में 10 लाख की आबादी तक एक सांसद चुने जाते हैं, और वही सांसद जो होते हैं जाके संसद में बैठते हैं और आपके बातों को रखते हैं, ठीक है।
कि यहाँ पुल बनवाना है, सड़क बनवाना है, आपकी जो भी परेशानी गांव की है, आपकी एरिया क्षेत्र का है, वो सारी बात को सांसद आपके रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लोकसभा और राज्यसभा वाले जो सिस्टम है, सांसद वहाँ रखते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 की बात करें कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्य जो विधान परिषद है उसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 1/6 सदस्यों का, 1/6। कितना? 1/6 सदस्यों का राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत का मतलब चुनकर अपने मर्जी से। क्या है? मर्जी से, अलग अलग क्षेत्र से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 252 की बात करें कि बिहार के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। जो अभी बिहार का राज्यपाल है, जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान है अभी फिलहाल, ये अभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कहलाएंगे। ठीक है। 253 की बात करें कि बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या क्या है। बिहार विधान परिषद के बारे में कहा जा रहा है, तो कुल सदस्यों की संख्या क्या है? 75 है। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या 75 है, 75। आइए देखते हैं 254 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है, 58 वर्ष की उम्र तक, 60 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की उम्र तक और 65 वर्ष की, इसमें उम्र लिखा हुआ है लेकिन उम्र है। ठीक है, तो 65 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 65 वर्ष की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे बने रहते हैं 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, और नहीं तो हो सकता है उग्र भी हो सकता है, इसलिए हो कि उग्र मतलब आगे भी होता है, तो हो सकता है 65 वर्ष से आगे तक बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। थोड़ा हिंदी कठिन हो जाता है कभी कभी शब्द। देखिए यहीं पे आपका जो शब्द है अभी, चाहे तो उग्र अगर होगा, हाँ उग्र ही होगा, 65 वर्ष से आगे तक भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि 65 वर्ष तक नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही सीनियर लोग वहाँ पे रहते हैं। चलिए आइए 255 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं क्रमशः प्रस्तावित एवं अनुमोदित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 50-50 होना चाहिए, 50-50, याद रखिएगा 50-50। कितना? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम कितने मतदाताओं द्वारा होनी चाहिए? 50-50 दोनों से होना चाहिए, 50%। ओके। 256 नंबर की बात करेंगे कि संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया। 42वें संविधान संशोधन की थोड़ी सी चर्चा कर दूं मैं, तो ये 1976 में हुआ था। ठीक है, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन को इतना बड़ा संशोधन ही हो गया है मेरे भाई इसमें, कि पूरी कचरा हो गया है। इसको एक मिनी संविधान ही कहा जाता है, एक छोटा संविधान हो गया है ये। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 257 की बात करें कि निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो ये संसद कर सकती है। जब भी करेगा, एक कभी नहीं करेगा, लोकसभा या राज्यसभा अकेले कोई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सांसद करेंगे दोनों तरफ से मिलके, क्योंकि देश की बात है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ये काम करने वाले हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। 259 की बात करें कि संघात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो ये 2 स्तर होते हैं। संघात्मक शासन में सरकार के कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होते हैं। मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को। 260 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है? संघात्मक शासन नहीं है, तो ये ब्रिटेन में नहीं है, बाकी भारत में है, कनाडा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, संघात्मक शासन कहाँ कहाँ है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 261 की बात करें कि किसी भी विधेयक संसद को किसी सदन में पास होने के लिए कितने वचनों से गुजरना पड़ता है? कितने वाचनों से गुजरना पड़ता है? तो 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं है? नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
राजनीतिक दल शामिल नहीं है, बाकी मंत्रिमंडल शामिल है। राजनीतिक दल एक अलग चीज़ है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब सारे चुने हुए चीज़ हैं। ओके, ये सब पोस्ट है और ये दल एक संस्था है। समझ में आ रहा है? ये सब पद है, राष्ट्रपति पद है, प्रधानमंत्री पद है, मंत्रिमंडल पद है, एक मंडल पद है, लेकिन जो राजनीतिक दल है अपना अपना संगठन बनाते हैं, वो चीज़ नहीं है। तो ये कह रहा था नीतिगत निर्णय में शामिल नहीं है, तो ये राजनीतिक दल शामिल नहीं है नीतिगत निर्णय में। ये डायरेक्ट नीति नहीं ले सकता है जब तक सत्ता पक्ष में ना आए। ओके, 263 की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति जटिल कानूनों मसलों पर किसी परामर्श ले सकते हैं। किसका परामर्श ले सकते हैं? ठीक है, संसद का नहीं, संसद का परामर्श नहीं ले सकते हैं, निर्वाचन आयोग का नहीं ले सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल का नहीं, लेकिन अधीनस्थ जो न्यायालय है उसका परामर्श जरूर ले सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल है, समझने लायक है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जटिल कानून, जो भारत का राष्ट्रपति है, जटिल कानूनी मसलों पर किससे परामर्श ले सकते हैं। जब वो खुद राष्ट्रपति हैं तो वो संसद तो ऑलरेडी नहीं लेंगे उनसे। ठीक है, कोई अगर कानून जटिल है तो कानून तो संसद से बन के ही निकला है, और जो बनाया है फिर उसी में चर्चा करेंगे। नहीं, ये गलत है। निर्वाचन आयोग, अब चुनाव आयोग का ही काम ही नहीं है, चुनाव आयोग का केवल वोटिंग कराना है। ठीक है, वोट से जिताना है, तो ये भी नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो ये मंत्रिमंडल सबका अलग अलग, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सब मंडल के हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त सचिव है, रोड बनाने वाले अलग मंत्री हैं, पुल निर्माण विभाग का अलग मंत्री है, मत्स्य पालन का अलग मंत्री है ना, कृषि विभाग का अलग मंत्री है। तो ये सारी चीज़ें मंत्रिमंडल का खेल नहीं है। कोई भी अगर राष्ट्रपति का जटिल जटिल कानून लग रहा है तो उस पर मसलों पर जो विचार करेंगे वो अधीनस्थ न्यायालय से विचार करेंगे। न्यायालय से बात करेंगे कि हाँ देखिए ये कानून ऐसा है, क्या इसको लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होगा देश में इसके बाद, ये सारी चर्चा ये करते हैं। ठीक है, अब इतने बेहतर तरीके से समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग जाइए वही चूल्हू भर पानी लीजिए और डूब के मर जाइए, है ना। आइए देखते हैं 264 नंबर क्वेश्चन की। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसकी निरीक्षण कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका निरीक्षण कर सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो किसका निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से ही कर सकता है। ओके, 265 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय एक सही कार्य कौन सा है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय एक सही कार्य कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मतलब एक सही कार्य क्या है? तो संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य करार देना, ये इनका सही काम है। मान लिया अब जो संविधान चल रहा है, ठीक है, अब लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जेल में जो कैदी हैं उनको प्रस्तुत करना है मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको कह रहा है कि नहीं 24 घंटा नहीं 4 दिन के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो ये एक तरीका से खिलाफ है। तो वैसे कानून पर रोक लगाएंगे कौन? राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब गलत है। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 की बात करें, बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? बिना विधायिका का सदस्य बने कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक बना रह सकता है। ठीक है, बिना विधायिका का ये 6 माह तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति का सबसे ज्यादा पावर अगर किन्हीं का है, जो अपर लेवल के अधिकारी हैं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हैं या कोई भी है, वो सारे के राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्णय कौन लेता है? ठीक है, निर्णय कौन लेता है? सैनिक, सरकार, किसान, जनता। तो वोटिंग के लिए निर्णय जनता लेता है। ठीक है, तो ये वोटिंग के लिए सही हो सकता है। ठीक है, किसान तो कोई निर्णय ले ही नहीं सकते हैं। सैनिक निर्णय ले सकते हैं अपना क्या है, फिर भी सैनिक अपने खुद का निर्णय ले सकते हैं। सरकार का निर्णय लेंगे, मान लीजिए भारत पाकिस्तान अगर युद्ध होता है तो सरकार इनको निर्णय देंगे कि हाँ जाओ वहाँ भी गोलीबारी करो, तुम युद्ध की तैयारी करो। तो ये बिना सरकार के सलाह के सैनिक भी काम नहीं करेंगे, बिना सरकार के सलाह के सैनिक किसान भी काम नहीं करेंगे और जनता भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, और सरकार को चुनने वाला कौन है? तो जनता है। जनता चुनने वाला है, लेकिन सीधे तौर पे ये काम नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया? ऐसा सबसे ज़्यादा पावर जनता के पास होता है, लेकिन जब शैक्षणिक संस्थानिक पदों पर अगर रहेंगे तो जनता डायरेक्ट फैसला कुछ नहीं ले सकता है, कि जो जो चुने हैं
जिनको चुने हैं वो उनके अनुसार चलना होगा उनको फिर, है ना। तो 269 की बात करें तो भारत के सरकारी सेवाओं एवं पदों में 27% आरक्षण किसके लिए किया गया है। ठीक है, तो ये पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 270 की बात करें कि किस तरह की शासन व्यवस्था में सरकार मुख्य रूप से लोक कल्याण के लिए कार्य करती है। लोक कल्याण के लिए, लोकतांत्रिक शासन के लिए कार्य करती है। तानाशाही के लिए नहीं कर सकते हैं, सैनिक शासन के लिए नहीं कर सकते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सब, आप लोग खुद बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं 271 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का अंग नहीं है। सरकार का अंग नहीं कहा जा रहा है, तो विधायिका अंग है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका हमने पहले ही बता चुका था, लेकिन राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक जो शुरुआत में टॉपिक बताया इसके अंतर्गत ही खत्म हो गया। संसद में कितने सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन होते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ अभी तक, बहुत बार बता चुका हूँ, बताओ जल्दी से क्या है, जल्दी फास्ट। संसद में कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद कितने, 2 सदन। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। इसको याद रखिए, सरला, क्या है सरला, तो 79, 80, 81। ठीक है, इसको 79, 80, 81 कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो सांसद वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए, केंद्रीय विधानमंडल किसे कहा जाता है। केंद्रीय विधानमंडल किसे कहा जाता है, तो ये संसद को कहा जाता है। केंद्रीय का जो केंद्र का विधानमंडल है, विधि का विधान लिखने वाला, वो संसद होता है। विधि मतलब कानून। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक राजनीतिक संस्थान नहीं है। नहीं है, ठीक है, संसद है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, लेकिन दबाव समूह जो है, अगर प्रेशर देने वाला कोई अलग से समूह बना है तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन से ही छाट दोगे यार आप लोग, इतना ही समझदार हो। निम्नलिखित में से निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। निर्णय लागू करने की जिम्मेदारी होती है कार्यपालिका की। ठीक है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, एकात्मक नहीं है, दोनों संघ के राज्य और संघ दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में आरक्षण निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है, पिछड़े वर्गों का है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ये सब कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है। ठीक है, सब ऑप्शन पे सकने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। निम्नलिखित में से किसकी अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, तो वो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मान लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर कोई कानून बना दिए और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर अगर नहीं करते हैं तो वो कानून पास नहीं होगा। ठीक है, 280 नंबर की बात करें कि लोकतांत्रिक देशों में लोक कल्याणकारी कार्य के लिए अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। सब कुछ पूछने के बाद नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धनवानों की सुरक्षा देना ये गलत बात है, ये शासन के लिए नहीं है। सबके लिए शिक्षा व्यवस्था करना ये सही है, सबके लिए स्वास्थ्य रखना ये सही है, विकास संबंधित कार्य करना ये सही है। तो लोक कल्याणकारी का क्या है, लेकिन आजकल पता है अभी देश में क्या हो रहा है, ये सबका नहीं हो रहा है। ठीक है, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करवाएंगे सरकार, सबके लिए स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं कराएंगे स्वस्थ रखने के लिए, विकास संबंधित कार्य करना नहीं कर चाहेंगे, लेकिन धनवानों जो हैं, अडानी अंबानी हैं, इनको कंपनी देंगे, सुरक्षा देंगे, बॉडीगार्ड देंगे, एसपीजी कमांडो देंगे, है ना। तो आजकल अपोजिट चल रहा है, ये लोकतंत्र में कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वही हो रहा है। इस एक क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए कितना प्यारा लाइन है कि लोकतांत्रिक देशों में लोक कल्याणकारी कार्य के लिए अंतर्गत निम्नलिखित में से कार्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसके अनुसार तो धनवानों की सुरक्षा देना नहीं है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन लोक कल्याणकारी के लिए क्या क्या करना चाहिए, सबके लिए शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए, सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था करना चाहिए, सबके लिए विकास संबंधित कार्य करना चाहिए, लेकिन आजकल यही नहीं हो रहा है। और धनवानों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अडानी अंबानी के लिए मिल रहा है, जो कि उनके दोस्त हैं। न्यूज एंकर के मालिक को मिल रहा है क्योंकि न्यूज उनके सपोर्ट में बनेगा। तो देश में आजकल यही चल रहा है। ठीक है, आप लोग कभी भी वोट वोट दीजिए तो सोच समझ के दीजिए किस व्यक्ति को दे रहे हैं।
ऐसा नहीं है वोटिंग हर, हम मानते हैं हर नेता खराब नहीं होता, हर नेता बढ़िया नहीं होता। जो अपोजिशन लीडर है वो भी बेहतर नहीं है था, तब जाके उसका सत्ता गिरा। चाहे चलो अब दो पार्टी ही देश में विशेष पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। जो हमारे सरकार में सत्ता में सवाल उसी से किया जाएगा, सबसे पहली बात है। अगर कांग्रेस, ये कभी ना, सब लोग सत्ता बैठ के चल जाते हैं, कोई 20 वर्ष राज करता है, कोई 50 वर्ष राज करता है। यार वोटिंग केवल 5 वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है, आप तो 5 वर्षों पर हर किसी को चेंज करो। 5 साल इसको दो, 5 साल इसको दो, फिर इसको हराओ, फिर इसको जिताओ, फिर इसको हराओ, फिर इसको जिताओ। जब कुर्सी का डर रहेगा तब तो देश में काम होगा। लेकिन नहीं, आजकल के तो लोग नेता से ज्यादा दामाद चुन रहे हैं कि नहीं हमको बढ़िया वाला नेता चाहिए, है ना। तो वही है, उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, रेप हो रहा है, देश में क्या क्या कांड हो रहा है। अब देखिए बिहार में चुनाव का अभी चल रहा है। करेंट न्यूज बता दूं, 6 तारीख को बाबा बागेश्वर आ रहे हैं गांधी मैदान में, बहुत सारे बाबा आ रहे हैं। अब बिहार में महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ। क्या है, बिहार में महाकुंभ लग रहा है, क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और अंधभक्ति में लोग डूबे हुए हैं, और अंधभक्ति का प्रचार करेंगे, इधर गांधी मैदान में सम्मेलन बुलाएंगे, है। यहीं पे कोई दंगा फसाद हो जाएगा, लोग को मृत्यु होगा, और इसी में अपना नेता रोटी सेकेंगे और चुनाव का प्रचार हो जाएगा उनका। तो ये चल रहा है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ बागेश्वर धाम पहुँचते हैं बड़े बड़े अनुभवी लोग पहुँचते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वक्त ये सब अंधविश्वास से थोड़ा दूरी रखिए, समझिए चीज़ों को, कैसे आप लोग को गोल गोल घुमाया जाता है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 281 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यसभा का नहीं है। कौन सा कार्य राज्यसभा का नहीं है, ठीक है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये राज्यसभा नहीं लाता है, ठीक है। साधारण विधेयक पास कर सकते हैं राज्यसभा, धन विधेयक संबंधित सुझाव दे सकते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछा जा सकता है राज्यसभा में, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ये नहीं लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 282 की बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल, और राज्यसभा का 6 वर्षों का, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कम से कम कितने सदस्य का होना आवश्यक है, ठीक है। तो कम से कम 2 सदस्य का होना आवश्यक है एंग्लो इंडियन से, ऐसे 4 आते हैं लेकिन 2 होना आवश्यक है, अति आवश्यक है ना। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, तो सवाल मन में ये भी आ रहा है, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन वैसे कहते हैं, ठीक है, जिसके पिता मतलब अंग्रेजों के वंशज रहे, ठीक है। कुछ अंग्रेज पहले शादी कर चुके थे भारत में, ठीक है। अब उन्हीं का वंशज अभी भारत में है, और अंग्रेज का समाप्ति हो गया है। अब उनके जो बेटा पोता नाती जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो समझ में आ गया एंग्लो इंडियन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 284 की बात करें, धन विधेयक सर्वप्रथम किस जो सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में, सॉरी सभा की बात नहीं कर रहे हैं, परिषद की बात कर रहे हैं, इसमें 75 होते हैं, ठीक है। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य नहीं कह रहा है, सत्य है, ठीक है। यह एक अस्थायी सदन है, सही बात है। विधान परिषद जो है अस्थायी सदन है, लेकिन विधानसभा अस्थायी है, ठीक है। इस नंबर आगे देखते हैं, 288 की बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब कल्पना कीजिए, राष्ट्रपति खुद इसका मुख्य न्यायाधीश का चयन करते हैं, ठीक है। और जब राष्ट्रपति का जब चयन होता है तो ये शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तब नहीं हुआ कि अगर हम हाथ फैलाए मिलाने के लिए, ताली हाथ बढ़ाएंगे मिलाने के लिए, वही सेम चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को चूज करते हैं, तो जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होता है तो मुख्य न्यायाधीश को उनकी शपथ दिलाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यही सब एग्जाम में कंफ्यूज करता है। 289 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ जो है अपना परिचय पत्र किसे पेश करते हैं, तो राष्ट्रपति को पेश करते हैं। जो विदेशी राजदूत हैं, जो भी राजनीतिक कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, वो अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं कि हम यहाँ का राजदूत हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं है, विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं है।
संसद की बैठक बुलाना ये राष्ट्रपति का काम है। और राज्यपाल की नियुक्ति करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं है। ये विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करना नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं लेकिन विधायी शक्ति के द्वारा नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश कौन जारी करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसमें जानते हो टोटल सही है लेकिन ये ऑप्शन गलत दिया है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, संसद की बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और अध्यादेश भी जारी करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्य चारों सही है। ठीक है, 291 की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी जो बताया है तो उसका नियुक्ति वो कराते हैं और उसका शपथ खुद ही लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 292 की बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन मतदाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, अब राष्ट्रपति को हम लोग तो चुनते नहीं है, तो नेता जो वहाँ के हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुने हैं तो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, 293 की बात करें कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसे स्थगित में लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है निम्न में से किस स्थिति में लगाया जा सकता है। ठीक है, बीमारी होने की स्थिति में नहीं, देश के बाहर रहने की स्थिति में इसमें भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, कब लगाया जा सकता है देख सकते हैं, संविधान के उल्लंघन की स्थिति में लगाया जा सकता है, आपातकालीन में लगाया जा सकता है, उल्लंघन की स्थिति में लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री में परामर्श से मंत्री को बर्खास्त करने की स्थिति में नहीं, इसमें भी नहीं लगाया जा सकता है। महाभियोग तभी लगेगा जब संविधान की स्थिति में उल्लंघन होगा। ठीक है, संविधान जोड़ के रखते हैं राष्ट्रपति का। 294 की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, तो 30 होती है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, 30 होती है। आज ये चैप्टर खत्म ही कर देते हैं, ज़्यादा नहीं होगा, 20 और क्वेश्चन होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा होती है, तो ये संसद के द्वारा होती है। क्या होती है, संसद के द्वारा होती है। फटाफट देखेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, वो भारत के नागरिक होते हैं, ये सही है। उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव है, तो ये गलत बात है। राष्ट्रपति के विचार पे में कानून को ज्ञाता है, हाँ ये बात सही है। किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का अधिकता के रूप में कार्य करने का अनुभव होता है, ये बात सही है, लेकिन ये गलत है। उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित है, तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ स्थापित, दिल्ली में। द्विसदनात्मक विधानमंडल में सदन होते हैं। ठीक है, तो ये 2 सदन होते हैं, द्विसदनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 300 की बात करें कि राष्ट्रपति को संसद का अंग मानने के लिए क्या है, मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो संसद के फैसले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होते हैं, ये कथन सही है। संसद जनता के प्रतिनिधि वाली संस्था है, गलत है, ये सारी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 301 की बात करके राज्यसभा में बिहार में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये 16 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। कितना है, 16 सीट। 16 सीटों पर राज्यसभा में बिहार से सदस्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 302 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आवश्यक योग्यता की बात कर रहा है तो वह भारत का नागरिक होना ये योग्यता है। 25 वर्ष, उसकी उम्र 25 वर्ष हो, ये गलत है। ठीक है, वह लाभ के पट्टे ना हो, ये सही है। वह अपराधी ना हो, इनका उम्र जो है क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होते हैं और ये 25 वर्ष लिखा है। ठीक है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सभापति होता है, हमने पहले ही बताया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जो भी भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय सभा का भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये संसद के नाम से जाना जाता है। संसद में हमने दो सदन बताए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहाँ रखिएगा।
मंत्रिपरिषद की बात करें कि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन भी राज्यसभा को कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता ही है, कहा जा सकता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो ये क्वेश्चन कितना लॉलीपॉप दे रहा है। संसद के कितने सदन होते हैं? अभी हमने बताया लोकसभा और राज्यसभा में 2 सदन, ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन, ठीक है। सब बीबीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 307 की बात करें कि राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है, तो राज्यसभा की बात करें तो 520 होते हैं। कितने होते हैं? 520। सॉरी, राज्यसभा में, हाँ, राज्यसभा में 250 होंगे। कितने होंगे? 250, इसके आधा होंगे। ओके। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमने पहले बताया, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। तो देखिए ऑप्शन गलत दिया गया है, अस्थायी सदन होते हैं, ये तो सही है, अस्थायी सदन होते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन के अनुसार भी आंसर आपको मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन। 308 नंबर की एक बार फिर से देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल की बात किया तो ऐसे 6 वर्षों का होता है, ठीक है। 6 वर्ष में राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पे सदस्य नहीं पूछा है, राज्यसभा का कार्यकाल केवल पूछा है, तो ये अस्थायी सदन है। हमने पहले भी बताया कि अस्थायी सदन है, और ये इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। अब देखो, थोड़ी सी अगर लड़कन कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ता है, जैसे हम भी बढ़िया से क्वेश्चन अभी नहीं पढ़े और मान लीजिए 6 वर्षों का होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कह रहा है, ये न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगर सदस्य लगा होता तो 6 वर्ष हो जाता है, ठीक है। और सदस्य नहीं है, केवल राज्यसभा की बात करें तो ये अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 309 की बात करें कि साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो ये 6 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। 6 महीने से अधिक आप राज्यसभा का जो भी विधेयक है वो आप नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि आप कितना भी कैसे रोक के रखिए, है ना। 310 की बात करें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 552 हो सकते हैं, इससे अधिकतम नहीं हो सकते हैं, न्यूनतम 545 है, ठीक है। 543 के प्रतिनिधि चुनाव होता है। 311 की बात करें कि ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं, हमारे जो गाँव में कचहरी होते हैं उसके कौन होते हैं प्रमुख? सरपंच होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, तो जिला का जज नहीं आता है राजस्व न्यायालय के अंतर्गत। राजस्व परिषद आते हैं, एडीएम आते हैं, एआरडीसी आते हैं, ठीक है, लेकिन जिला का जज न्यायाधीश नहीं आते हैं राजस्व न्यायालय में, नहीं आते हैं। ये भी आ सकते हैं यार, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा बताने चीजों को दे रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं? राजस्व न्यायालय के अंतर्गत राजस्व परिषद न्यायालय के अंतर्गत, तो न्यायालय तो जिला का न्यायालय, जिला का न्यायालय नहीं आएगा, बाकी ये लोग सब आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 313 की बात करें कि अंतिम अपीलीय न्यायालय निम्नलिखित में से कौन है? अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। अंतिम जो न्यायालय है, जो हमने पहले ही चर्चा कर दिया, तो अभी जो शुरू कर रहे थे तो बोले अंतिम और लास्ट न्यायालय ही है, इससे ज्यादा कोई ऊपर नहीं। मान लिया आप जिला में केस किए, वहाँ से आपका फैसला नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी आपको फैसला नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं बना, ठीक है। इसके बाद सीधे आपकी कहानी खत्म होती है। 314 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय है, ओके, पिछले स्तंभ में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जो जिसके आधार पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? आपात की घोषणा कब कर सकता है? वित्तीय संकट की स्थिति में नहीं, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में नहीं, लेकिन युद्ध या बाहरी आक्रमण जब होगा स्थिति में, तो वैसी स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है, आपात की घोषणा कर सकते हैं। कौन करेंगे? वो राष्ट्रपति ही केवल करेंगे, इनके पास पावर है पूरे देश में आपात घोषणा करने का। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? ठीक है, ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ये पंजाब में आपातकाल की घोषणा हुआ था, ठीक है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो एक बार भी नहीं की गई है वित्तीय आपात की घोषणा, ठीक है। ऐसे आपात नॉर्मल आपात की नहीं की गई पंजाब में, लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा इतनी बार नहीं किया गया।
द्वितीय पाठ को समझना है तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे मारिएगा संसद उसका पूरा बता दीजिए। उपराष्ट्रपति किस सदन का प्रदेश सभापति होता है? तो राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। 319 की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं कौन? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। 320 की बात करें तो राष्ट्रपति अपना कार्य किसकी सलाह और मंत्रणा से करता है? तो ये संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्रणा से काम करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन ज्यादा होता है। चलो एक टॉपिक और होगा इसके अंदर। ठीक है। तो काफी क्वेश्चन चलिए तो नेक्स्ट क्लास अगले कल लेंगे उनकी टॉपिक की। आपको कल तक पूरी कर दें। तब तक लिए अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, है ना। ऐसे निरंतर पढ़ाई करते रहें। हम आपके जो भविष्य की कामना करते हैं। एक बार जरूर इस टॉपिक को जरूर देख करके जाएँ। आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। थैंक यू। धन्यवाद।